हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही की यूट्यूब चैनल धनसा बिल्डिंग प्लानर में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकन हिट कर दे ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो प्लेस करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। ओके, तो चलिए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने 8 फैक्टर कंसीडर किए हैं कोई भी फाउंडेशन सिलेक्ट करने के लिए, कि मतलब अगर हम अपने बिल्डिंग के लिए कोई फाउंडेशन बनाना चाहते हैं उसके लिए 8 फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर जिसे हम ध्यान में रख कर ही हमारा जो फाउंडेशन है वो हम सिलेक्ट करते हैं। एक एक करके हम सभी फैक्टर के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा टोपोग्राफी लोकेशन। टोपोग्राफी, अब टोपोग्राफी क्या होता है? टोपोग्राफी मतलब कि स्टडी करना, कि जिसमें शेप एंड जो फीचर है लैंड सरफेस का वो हम उसमें स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि वो स्लोपी है, कि फ्लैट है, अंडुलेशन है, किस तरह का वो जो लैंड है जहाँ पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हमारा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो किस तरह की लैंड है, दैट इज द टोपोग्राफी। उसका शेप कैसा है, उसका फीचर्स क्या है, ठीक है। अब ये किस तरह से अफेक्ट करता है ये हम देखेंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि अभी ये जो अभी हम फोटो देख रहे हैं, ये फोटो में ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना है ये स्लोपी लैंड पे है। अभी क्या होगा ना, जब आप इस तरह के लैंड पे जब कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे फैक्टर को ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अगर स्लोपी लैंड है तो स्लोपी लैंड में बहुत से टाइम क्या होता है कि सॉइल बह के चली जाती है ज़्यादा बारिश की वजह से, ठीक है, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो आपको उस तरह से उस जहाँ पे आप वो कंस्ट्रक्ट करें उसको काफ़ी अच्छे से कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, उसको बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, उसको रोकने के लिए आपको स्ट्रक्चर बना के रखना पड़ेगा। साथ में आपको जो स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं वो स्ट्रक्चर स्टेबल रह सके, क्योंकि वो स्लोपी लैंड है तो आपका एक साइड का स्ट्रक्चर ज़्यादा डीप में जाएगा, एक स्ट्रक्चर थोड़ा शैलो रहेगा। और इसी तरह से इस तरह के स्लोपी लैंड पे आप बनाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कभी कहाँ पे नीड पड़ती है एक्सकेवेशन की, तो कभी कहाँ पे फिलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से भी आपकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। साथ में आप अगर एक ऐसी जगह पे का स्ट्रक्चर बना रहे हो जहाँ पे आपकी मतलब आपके आजू बाजू में सिर्फ और सिर्फ माउंटेन है या फिर पहाड़ी पहाड़ी एरिया है, तो उसमें क्या होगा, अगर आप जहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हो उसके कंपेरिजन में अगर आजू बाजू की बिल्डिंग ज़्यादा आजू बाजू की जो अपने पहाड़ी है या फिर जो माउंटेन्स हैं, ठीक है, ये अगर हाँ ये अगर ज़्यादा हाइट पे, तो इसकी वजह से आपको सनलाइट का और एरिएशन ऐसे बहुत सारे इशू इन फ्यूचर जा सकते, इस तरह का भी इशू देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप फाउंडेशन जब सिलेक्ट करते हैं, जब फाउंडेशन आप सोचते हैं तो आपको इस तरह के फैक्टर ध्यान में रखने पड़ते हैं। सेकंड जो हमारा फैक्टर आता है वह इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बिल्डिंग मतलब इन शॉर्ट की टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब किस उसका बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस क्या, मतलब किस तरह की बिल्डिंग बना रहे हो, कमर्शियल है, पब्लिक है, रेसिडेंशियल है, इंडस्ट्रियल है, या अदर किसी चीज़ के लिए आप बना रहे हो। अगर रेसिडेंशियल है तो उसमें लो लोडिंग रहेगी, स्मॉल फुटिंग और कॉलम, स्मॉल फुटिंग का मीनिंग है कॉलम का मतलब बहुत छोटे नहीं, मतलब उसके लोडिंग के हिसाब से है। और उसको अगर हम कंपेरिजन करते हैं अदर बिल्डिंग से, जैसे कि कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल, तो उसकी कंपेरिजन में उसका कॉलम और जो फुटिंग का साइज रहेगा वो छोटा रहेगा। उसी तरह से अगर कमर्शियल बिल्डिंग देखते तो मॉडरेट लोडिंग रहेगी, मॉडरेट उसका डिज़ाइन रहेगा। और इंडस्ट्री में देखते तो हेवी लोडिंग होती है, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे कंटेनर से अदर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी अदर, अभी मैंने कंटेनर एग्जांपल दिया, कोई फैक्ट्री समझ लीजिए वहाँ पे हेवी लोडिंग है, तो उसी तरह से उस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाएगा, उसी तरह से उसका फाउंडेशन बनाया जाएगा। फिर हमारा थर्ड जो फैक्टर आता है लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर। ये सब फैक्टर जो ना एक रिलेशन एक दूसरे से को रिलेटेड, मतलब आप किसी भी एक फैक्टर को कंसिडर बना के नहीं चल सकते, आपको सभी फैक्टर को कंसिडर करके उसको समझ के अंडरस्टैंडिंग करके आपको वो बिल्डिंग आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। लोड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑब्वियसली ऊपर हम जो फाउंडेशन बनाते हैं उसे हम स्टफ स्ट्रक्चर कहते हैं, और जो ऊपर से लोडिंग देते हैं उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सुपर स्ट्रक्चर से जो लोडिंग आ रही है वहाँ पे जिस तरह का वर्क हो रहा है, वहाँ पे जिस तरह की हेवी लोडिंग है या बहुत लेस लोडिंग है, इस सब पे ही डिपेंड रहेगा कि आपका जो फाउंडेशन है वो कितना हेवी और कितना स्टेबल रहने के लिए उसको क्या लोड कैरी करने के लिए बनाया जाए। तो ये भी एक फैक्टर है कि कितना लोड आ रहा है, कितनी हेवी लोडिंग है, और क्या वेरिएशन हो सकती है इन फ्यूचर में इसमें कुछ आप फ्यूचर प्लान तो नहीं है, आज आप इसका किसी और चीज़ के लिए यूज़ करें, फ्यूचर में उसको आप एक्सपांड तो नहीं करते किसी और बिजनेस पर्पज़ या किसी और पर्पज़ के लिए, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उसको आपको फ्यूचर प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी, और तब जाके आप उसका फाउंडेशन उसका डिसाइड करोगे। फिर हमारा फोर्थ फैक्टर है एस बी सी नथिंग बस थी सॉइल बियरिंग कैपेसिटी। अब डेप इसके जो हेडिंग उसमें तो आप समझिए, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा दूँ कि सॉइल बियरिंग कैपेसिटी नथिंग बट कि अगर
आप किसी सॉइल पे जो लोड अप्लाई कर रहे हैं उसको कैरी करने की उसकी कैपेसिटी है या नहीं, दैट इज द सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, जैसे कि हर पर्सन की कैपेसिटी होती है कि भाई वो 50 kg, 100 kg, 120 kg जितना लोड वो कैरी कर सकता है, तो उसकी कैपेसिटी थी। उसी तरह उस जिस सॉइल में आप बिल्डिंग बना रहे, स्ट्रक्चर बना रहे, उसकी उतनी कैपेसिटी है या नहीं, कितनी उसकी कैपेसिटी, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ये सब डिटरमाइन करके, फाइंड आउट करके, एनालिसिस स्टडी करके ही आप उसके हिसाब से आपका फाउंडेशन आप बनाएंगे कि बाबा ये हमारी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है, कम है तो फिर हम उसके लिए क्या प्रिवेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या हम अपने स्ट्रक्चर में डिज़ाइनिंग में चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह से उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं, इस तरह के बारे में हम सोच सकते हैं। तो ये सब सॉइल बेरिंग कैपेसिटी वो भी फैक्टर को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि आपकी जो भी स्ट्रक्चर की लोडिंग होती है, जैसे कि समझ लीजिए मैं समझाता हूँ कि सॉइल में रहता है फाउंडेशन, फाउंडेशन के ऊपर में आता है फाउंडेशन, मतलब कि फुटिंग, फुटिंग के ऊपर में आता है कॉलम, कॉलम के ऊपर में आते हैं बीम, प्लिन बीम, प्लिन बीम के ऊपर में आते हैं हमने सुपर स्ट्रक्चर के कॉलम, उसके ऊपर में आता है हमारा स्लैब और वो स्लैब बीम। तो लोडिंग जो होती है वो स्लैब से आती है बीम में, बीम से आती है कॉलम में, कॉलम से ट्रांसफ़र होती है फिर प्लिन बीम में, प्लिन बीम से वो कॉलम, प्लेन बीम का जो लोडिंग रहता है वो भी जाता है कॉलम में, कॉलम से फिर हो जाता है फुटिंग, और फुटिंग से फिर वो लोडिंग डिस्ट्रीब्यूट होती है सॉइल में। इस तरह से ये वर्क मैकेनिज्म चलता है, इस तरह से लोडिंग ट्रांसफर मैकेनिज्म चलता है। और इसी तरह से जो आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का जो लोड है वो ट्रांसफर होता है। और यही मैकेनिज्म अगर हम देखते हैं तो हमारे बॉडी में भी अप्लाई होता है। हमारा जो टोटल वेट होता है वो सॉइल को ही हम ट्रांसफ़र करते हो सॉइल से या फिर अर्थ से या फिर लैंड से, और फिर वो लैंड से वो डीपर में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वर्कलोड मैकेनिज्म बिल्डिंग या स्ट्रक्चर में भी, किसी भी तरह के स्ट्रक्चर में अप्लाइड होता है। फिर आता है लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर। लाइफ ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए क्या होता है ना कि जो आप बिल्डिंग बना रहे हो वो टेम्पररी या परमानेंट है। देखिए वैसे तो हर बिल्डिंग की एक लाइफ होती है, हर स्ट्रक्चर की एक लाइफ होती है, आप जो भी बना रहे हो उसकी एक लाइफ होती है। फिर आप ब्रिज बनाए, आप स्टील बिल्डिंग बनाए, आप स्काई स्क्रैपर बनाए, डैम्स बनाए, रोड बनाए या अदर कुछ भी बनाए, तो उसकी लिमिट होती है, एक एज होती है। उसके बाद में वो अपने आप ही डिसमेंटल होना चालू हो जाएगा, क्योंकि उसकी उसकी जो प्रॉपर्टीज वो डिसइंटीग्रेट चालू हो जाती है। तो आप जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका लाइफ क्या आप डिसाइड कर रहे हैं। आप उसको परमानेंटली बनना चाहते हैं 150 साल के लिए, या फिर आप उसको टेम्पररी कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं बाबा, हाँ, तो उसके ऊपर भी आपका फाउंडेशन डिपेंड है। अगर टेम्पररी है, आप सोच रहे हैं कि इसे मुझे ज़्यादा कुछ यूज़ करना नहीं है, टेम्पररी बिल्डिंग है, तो आप उसका फाउंडेशन ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा हेवी है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाएंगे। वही अगर आपकी परमानेंट अगर बिल्डिंग है तो आप उसका जो फाउंडेशन बनाया है वो काफ़ी हेवीली मजबूत और लॉन्ग लाइफ चलने वाला बनाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर है उसकी कुछ लाइफ पीरियड लिखा है। जैसे रेसिडेंशियल कमर्शियल बिल्डिंग है उसका 50 ईयर्स का रहता है, RCC भी 100 ईयर कंसिडर करके चलते हैं। ये सब कंसिडरेशन है, ये इतना ही चलेगा कम चलेगा उसकी गारंटी नहीं। ज़्यादा फिलहाल के टाइम में तो ज़्यादा चलना मुश्किल है, जिस तरह का करप्शन होता है, जिस तरह का वो बैड क्वान्टिटी ऑफ मटेरियल यूज़ करते हैं, पुअर क्वान्टिटी ऑफ वर्क होता है, तो उसके हिसाब से उसकी लाइफ तो आज टाइम में देखा जाए तो 40 से 35% तो वैसे भी डिक्रीज हो चुकी है। आजकल हम देखें तो रेसिडेंशियल जो कमर्शियल फ्लैट्स वगैरह होते हैं उनकी जो ये होती है लाइफ होती है वो 15 होती है, लेकिन देखा जाए तो 6-7 साल में वो एकदम बेकार कंडीशन में, ऐसा लगता है कि साला 40-45 साल हो गए कि क्या है। मतलब सब करप्शन चल रहा है, सब माल अपने जेब में डाल रहे हैं। RCB 100 ईयर, स्टील ब्रिज 100 to 120 स्काई। देखिए स्टील का जो लाइफ रहता है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि स्टील में कोरोजन तरह का मैटर बहुत रेयर होता है, काफ़ी अच्छे क्वालिटी का यूज़ करें तो और ये लॉन्ग लाइफ है। मतलब कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, क्रैक चली जाएगी, केमिकल अटैक हो जाएगा, इन्वायरमेंटल अटैक हो जाएगा, फाउंडेशन, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। तो स्टील पे ये सब फैक्टर थोड़े बहुत कम वेरी, उसमें केमिकल अटैक वाला सबसे ज़्यादा मैटर रहता है। डैम्स, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट मतलब कि जो अपना बिटुमिनस रोड रहते हैं ना, डांबर रोड जिसे हम कहते हैं, वो होते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और रिजिड पेवमेंट हमारे सीमेंट वाले इसमें आ जाते हैं, सीमेंट के जो रोड बनाते हैं उसे हम रिजिड पेवमेंट कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट फैक्टर रहता है कि मटेरियल यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन। मटेरियल यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा मटेरियल हमने वहाँ पे यूज़ किया। हमने स्टील से बनाया है, ग्लास से बनाया है, ब्रिक से बनाया है, कंक्रीट से बनाया है, ये सब। क्योंकि क्या होता है ना, हर मटेरियल की अपनी अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपनी अपनी एक लोडिंग होती है, अपना अपना एक वेट होता है। उसको कंसिडर करके ही आप जो फाउंडेशन डिजाइन करोगे उसके हिसाब से बनेगा। अब हम कोई वुडन अगर लेते हैं तो वुडन का वेट हमको पता है कम होता है, तो हमारे फाउंडेशन पे जो डेड लोड, मतलब जो स्ट्रक्चर का लोड होता है, जो परमानेंट लोड है उसे हम डेड लोड कहते हैं। और जो हम मूविंग लोड रहते हैं, जैसे कि हमने कोई सामान रख दिया कुछ दिनों के लिए, या हम वहाँ स्ट्रक्चर पर चल रहे, तो ये हमारा लाइव लोड है। ठीक है,
तो जो डेड लोड है उसके हिसाब से उसका फाउंडेशन बनेगा। मतलब कि जैसे कि अगर कंक्रीटिंग का है तो फाउंडेशन लोडिंग ज़्यादा रहेगा तो उसका फाउंडेशन उतना हेवी बनेगा। ग्लास का है तो ग्लास का वेट कम रहता है उस तरह से। एल्यूमिनियम का है, स्टील का है, आयरन का है, या फिर ब्रिक्स के बना है या वुडन से बना है, उसके हिसाब से उसका फाउंडेशन डिज़ाइन किया जाएगा, उसके लोडिंग के हिसाब से, उसकी यूज़ के हिसाब से। ठीक है। साथ ही में क्वालिटी भी मैटर करते हैं कि कितनी अच्छी क्वालिटी आप यूज़ कर रहे हो। क्वालिटी के हिसाब से आपका स्ट्रक्चर का लाइफ डिसाइड होगा। सब फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, कोई फैक्टर अलग नहीं कंसिडर कर सकते हम लोग। 7 हमारा फैक्टर है वाटर टेबल लेवल। वाटर टेबल लेवल इन शॉर्ट ऐसा समझ लीजिए नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में कि आप जब ज़मीन खुदना चालू करते हो, जहाँ से आपको पानी लगना शुरू होता है ज़मीन के नीचे में, उसे हम वाटर टेबल कंसीडर कर सकते हैं। अभी आपको ये कंसीडर कर देखना पड़ेगा कि आप जहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हो वहाँ पे वाटर टेबल का क्या हाल है। मतलब आपकी बिल्डिंग के पास में ही, मतलब आप अगर फाउंडेशन बना रहे हो 10 फीट का और 7 फीट पे आपको पानी का वाटर टेबल मिल रहा है, तो ये हमारे बिल्डिंग के लिए थोड़ा बहुत डेंजरस, थोड़ा बहुत नहीं मतलब डेंजरस हो सकता है। फिर उसके हिसाब से आपको आपका फाउंडेशन डिज़ाइन करना पड़ेगा, चेंज करने का आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको आपकी बिल्डिंग के लिए कौन सा फाउंडेशन बेटर रहेगा। मैट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, एक ये पाइल फाउंडेशन है, अदर फाउंडेशन को आप प्रेफर करते हो। ठीक है। और ये जो वाटर टेबल होता है ना, हमारी बिल्डिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। जैसे कि अगर आप ब्लैक कॉटन साइल में अगर आपका स्ट्रक्चर बना रहे हो, ब्लैक कॉटन साइल मतलब काली मिट्टी, तो वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा श्रिंकेज और स्वेलिंग का इशू रहता है। मतलब बरसात की बरसात में वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना स्वेलिंग और श्रिंकेज होता रहता है। जो मैनमेरल नाइट का एक जो केमिकल होता है वो ब्लैक कॉटन साइल में, तो वही ये सब रिएक्शन, ये सब एक्शन करता रहता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा वाटर टेबल का क्या लेवल है या फिर क्या हाल है आपकी साइड पे, और उसकी सब फाउंडेशन फैक्टर आपके फैक्टर पे रिस्पॉन्सिबल करेगा। ठीक है। अभी किस तरह के साइल में कौन सा फाउंडेशन लिया जाता है, इसके बारे में आने वाले कुछ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं तो फैक्ट्री देख रहे हैं। ओके। क्या होता है ना, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे बिल्डिंग पे अफेक्ट करता है, उसी तरह से जो वाटर टेबल होता है ना, वो भी प्रेशर, वो भी एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि कुछ फोर्स हमारे फाउंडेशन पे अप्लाई करता रहता है। इसलिए ये सब डिटरमाइन करना, ये सब कंसिडर करना हमारा काम पड़ता है, काम बनता है, और हमें करना ही चाहिए। तो हमारा जो लास्ट फैक्टर है वो सेस्मिक कैरेक्टर। सेस्मिक कैरेक्टर जब भी मैं जैसे कहा अर्थक्विक क्या होता है ना, जब अर्थक्विक शुरू होता है तो सेस्मिक जो वेव होती है वो प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है वो वाइब्रेशन मोड में आ जाता है एक तरह से। और इस टाइम पे क्या होता है ना, हमारे जो अर्थ है उस पे जो भी स्ट्रक्चर बने हैं, इंसान खड़े या जो भी हर कोई चीज़, हर एक चीज़ उससे अफेक्टेड हो जाती है। मतलब जिस एरिया में उसका अर्थक्विक का अफेक्ट है, समझ ले कि अगर यहाँ पे अर्थक्विक आता है तो यहाँ से 10 किलोमीटर तक या 20 किलोमीटर तक उसकी जो भी रेंज होगी, उस एरिया के हर बिल्डिंग या हर स्ट्रक्चर को या जो भी चीज़ ऑब्स्टैकल आएगी उसको सबको अफेक्ट करेगा। तो आप कौन से जोन में हो, अगर आप अर्थक्वेक के ज़्यादा जोन में हो तो आप ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग ना बनाए। अगर हाई राइज ज़्यादा बिल्डिंग बने तो उस तरह से फाउंडेशन सिलेक्ट करें, पाइल फाउंडेशन बनाए या फिर अदर तरह के फाउंडेशन में हम जा सकते हैं। ये सब हमें स्टडी करना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमें बिल्डिंग डिजाइन करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है ना, बिल्डिंग या फिर हमारा स्ट्रक्चर हम एक ही बार हम अपनी अपनी सारी पूंजी उसी में लगाते हैं। मैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ फिलहाल में। तो हमें ये सब फैक्टर देखकर ही बिल्डिंग डिजाइन करनी चाहिए, फैक्टर हमारा फाउंडेशन सिलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल बताने की कोशिश की है कि जो अर्थक्वेक या फिर जो सिस्मिक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो सिस्मिक वेव होता है, उसका इफेक्ट जो होता है ना स्मॉल बिल्डिंग पे ज़्यादा होता है। अगर वो जो सिस्मिक वेव वेव अगर छोटी रहे तो, और वही अगर सिस्मिक वेव बड़ी होती है, ठीक है, तो उसका स्मॉल बिल्डिंग पे जितना इफेक्ट नहीं होता जितना उसका लार्ज बिल्डिंग पे होता है। ये इन शॉर्ट मैंने बताने की कोशिश की, लगे तो आप पढ़ सकते हैं इसमें क्या लिखा है, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में आपके दोस्त के साथ में शेयर करें इस वीडियो को। और नॉलेज से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और भी नए नए वीडियो हम लाते जाएंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।